इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजनीतिक सामाजिकरण, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। और राजनीतिक सामाजिकरण में सबसे पहले पढ़ेंगे राजनीतिक सामाजिकरण का अर्थ या इसकी भूमिका, उसके बाद में राजनीतिक सामाजिकरण की विशेषताएं, और उसके बाद में आमंड व पावेल के विचार, यानी कि राजनीतिक सामाजिकरण के संदर्भ में आमंड व पावेल के विचार। और उसके बाद में पढ़ेंगे सबसे लास्ट में राजनीतिक सामाजिकरण के मुख्य अभिकर्ता या मुख्य साधन। तो सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक सामाजिकरण का अर्थ। जो ये टॉपिक है राजनीतिक सामाजिकरण टॉपिक है, ये तुलनात्मक राजनीति का, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का टॉपिक है। और तुलनात्मक राजनीति के जितने भी टॉपिक हैं वो हमें पढ़ने में मुश्किल लगते हैं, कठिन लगते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कठिन शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा बहुत ज़्यादा कठोर है, और ये कठोर इसलिए बनाई गई है ताकि राजनीति विज्ञान पढ़ने में एक प्राकृतिक विज्ञान की भांति लगे, एक भौतिक विज्ञान की भांति लगे। तो जो आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं या जो आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने राजनीति विज्ञान को एक प्राकृतिक विज्ञान की तरह है बनाने के लिए भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग किया है, कठिन शब्दावली का प्रयोग किया है। तो इस कठिन भाषा के कारण ये जो तुलनात्मक राजनीति है, इसके टॉपिक हमें कठिन लगते हैं, लेकिन वैसे अगर हम इनको आसान भाषा में समझेंगे तो फिर ये बहुत आसान हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि जो ये राजनीतिक सामाजिकरण है इसको बिल्कुल आसान भाषा में लिखा जाए। तो अब देखते हैं राजनीतिक सामाजिकरण का अर्थ। राजनीतिक सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने समाज की राजनीतिक संस्कृति को आत्मसात करता है या फिर सीखता है। तो राजनीतिक सामाजिकरण क्या होता है कि राजनीतिक सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने समाज की जो राजनीतिक संस्कृति होती है उसको सीखता है, या जो अपने समाज के राजनीतिक मूल्य होते हैं उनको सीखता है। और राजनीतिक संस्कृति क्या होती है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया गया है, आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो राजनीतिक संस्कृति में राजनीतिक मूल्य शामिल होते हैं, राजनीतिक मान्यताएं शामिल होती हैं। तो राजनीतिक सामाजिकरण क्या है, राजनीतिक संस्कृति को सीखने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, राजनीतिक सामाजिकरण कहलाती है। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने बचपन से ऐसी अभिवृत्तियां यानी कि एटीट्यूड्स, मान्यताएं और व्यवहार के प्रतिमान सीख लेते हैं जो उनके समुदाय की राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को वैधता प्रदान करते हैं। राजनीतिक सामाजिकरण शब्द का प्रतिपादन H.H. हाइमन ने किया था। तो ये हो गया राजनीतिक सामाजिकरण का अर्थ। राजनीतिक सामाजिकरण क्या होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने समाज की राजनीतिक संस्कृति को सीखता है या उसको अपनाता है, उसको बोलते हैं राजनीतिक सामाजिकरण। तो इसमें जो राजनीतिक अभिवृत्तियां होती हैं, जो मान्यताएं होती हैं और जो व्यवहार के प्रतिमान होते हैं वे सीखे जाते हैं। अब देखते हैं राजनीतिक सामाजिकरण की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता है यह एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, यानी कि यह कोई बाहर से दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि व्यक्ति के दिमाग की वस्तु है, मस्तिष्क की वस्तु है, यानी कि एक सीखने की वस्तु है। दूसरी विशेषता है यह अदृश्य अवधारणा है जो लगातार चलती रहती है, यानी कि जो राजनीतिक सामाजिकरण होता है वह लगातार चलता रहता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। तीसरा है यह सीखने व सिखाने की प्रक्रिया है, यानी कि व्यक्ति बचपन से ही राजनीतिक संस्कृति को सीखने लग जाता है, राजनीति के बारे में जानकारी लेने लग जाता है, और वह इस प्रक्रिया में वह उस जानकारी को दूसरों तक भी पहुंचाता है। चौथी विशेषता है राजनीतिक सामाजिकरण और राजनीतिक संस्कृति में अटूट संबंध है। थोड़ी देर पहले हमने
राजनीतिक सामाजिकरण का अर्थ पढ़ा है, जिसमें लिखा था कि राजनीतिक सामाजिकरण क्या है? राजनीतिक संस्कृति को सीखने की प्रक्रिया है। तो इस प्रकार राजनीतिक सामाजिकरण और राजनीतिक संस्कृति में अटूट संबंध है, एक दूसरे से संबंधित हैं। पांचवी विशेषता है, यह व्यक्ति के उम्र भर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि व्यक्ति राजनीतिक प्रक्रियाओं को या राजनीतिक मूल्यों को अपनी पूरी जिंदगी सीखता रहता है। तो इस प्रकार राजनीतिक सामाजिकरण एक जीवन भर या उम्र भर चलने वाली प्रक्रिया है। छठी विशेषता है, राजनीतिक सामाजिकरण के द्वारा हम हमारी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास, एटीट्यूड्स यानी कि अभिवृत्तियां व आस्थाओं का निर्माण करते हैं। सातवीं विशेषता है, राजनीतिक संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया ही राजनीतिक समाजीकरण है। आठवां पॉइंट है, राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया सभी समाजों में होती है। तो जो राजनीतिक समाजीकरण है वो प्रत्येक समाज में पाया जाता है। नौवां है, राजनीतिक समाजीकरण द्वारा न केवल वर्तमान संस्कृति को बनाए रखा जाता है बल्कि उसमें बदलाव भी किया जाता है। तो राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा जो वर्तमान संस्कृति है उसको बनाए रखा जाता है और उसमें परिवर्तन भी किया जाता है। यह रेडिकल चेंजेज की बजाय धीमे परिवर्तनों की समर्थक है। जो ये राजनीतिक समाजीकरण है, यह रेडिकल जो परिवर्तन होते हैं उनकी बजाय जो धीरे धीरे परिवर्तन है, क्रमिक परिवर्तन है, उनका समर्थन करती है। रेडिकल का मतलब होता है अचानक हो जाने वाले परिवर्तन या क्रांतिकारी परिवर्तन। तो जो राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया है वह क्रांतिकारी परिवर्तनों की बजाय धीरे धीरे परिवर्तन होने की समर्थक है। तो ये तो हो गई राजनीतिक सामाजिकरण की विशेषताएं। अब देखते हैं राजनीतिक सामाजिकरण के संबंध में आमंड व पॉवेल के विचार। तो आमंड व पॉवेल की एक पुस्तक है, एक बुक है जिसका नाम है द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंटल अप्रोच। तो इस बुक में उन्होंने जो राजनीतिक सामाजिकरण है उससे संबंधित विचार प्रस्तुत किए हैं। अब देखते हैं कि इस बुक में आमंड व पॉवेल ने क्या कहा है। राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति को बनाए रखा जाता है या क्रमिक रूप में बदला जाता है। तो आमंड व पॉवेल कहते हैं कि राजनीतिक सामाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति को बनाए रखा जाता है या उसमें क्रमिक रूप से परिवर्तन किया जाता है। जो राजनीतिक सामाजीकरण है वह क्रांतिकारी परिवर्तनों का समर्थन नहीं करता है बल्कि क्रमिक परिवर्तनों का समर्थन करता है। आमंड व पॉवेल के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के इनपुट में पहला फंक्शन ही राजनीतिक समाजीकरण व भर्ती है। जब हम आमंड और पॉवेल का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम पढ़ते हैं तो उसका जो इनपुट है उसके अंदर 4 प्रकार के फंक्शन दिए गए हैं। तो उन 4 प्रकार के फंक्शंस में से सबसे पहला फंक्शन यानी कि सबसे पहला प्रकार ये राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती ही है। अगर अभी तक आपने आमंड और पॉवेल का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई गई है। आमंड व पॉवेल के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक राजनीतिक संस्कृति को बनाए रखा जाता है। इसके द्वारा लोगों के नज़रिए में या दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाता है। आमंड राजनीति सामाजीकरण की प्रक्रिया के 2 प्रकार बताता है और 2 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है संतुलन परक शैली और दूसरा है असंतुलित शैली या पिछड़ी हुई शैली। तो जो संतुलन परक शैली है यह उदार लोकतांत्रिक देशों में पाई जाती है, यानी कि जो पश्चिमी देश हैं, जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं
और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उन देशों में राजनीतिक सामाजिकरण की संतुलन परक शैली पाई जाती है। और दूसरी है असंतुलित या पिछड़ी हुई शैली। यह तृतीय विश्व के देशों में पाई जाती है। जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनमें पिछड़ी हुई राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया पाई जाती है। तो ये तो हो गए आमंड और पावेल के राजनीतिक सामाजिकरण संबंधी विचार। अब देखते हैं राजनीतिक सामाजिकरण के मुख्य अभिकर्ता या मुख्य साधन, यानी कि राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं। तो सबसे पहला है परिवार। और परिवार क्या है? राजनीतिक सामाजिकरण की सबसे पहली पाठशाला है। दूसरा है शैक्षणिक संस्थान जैसे कि स्कूल और कॉलेज। और तीसरा है धार्मिक संस्थान जैसे कि मंदिर, मस्जिद और चर्च। चौथा है पीयर ग्रुप्स। पीयर ग्रुप्स यानी कि जो जिन समूहों में हम रहते हैं, यानी कि जो हमारे दोस्त होते हैं, हमारी जो मित्र मंडली होती है उसको बोलते हैं पीयर ग्रुप्स। तो जो हमारी मित्र मंडली होती है उसके द्वारा भी राजनीतिक सामाजिकरण होता है। लोग आपस में बैठ करके राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं जिससे राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। पांचवा है जनसंचार के साधन। छठा है राजनीतिक दल व दबाव समूह है। और सातवां है प्रतीक। प्रतीक जैसे कि अगर भारत की बात करें तो 26 जनवरी, 15 अगस्त, गांधी जयंती या फिर जो चुनाव होते हैं, ये सभी राजनीतिक सामाजिकरण के साधन हैं। इनके द्वारा भी व्यक्ति को जो राजनीतिक मूल्य हैं, राजनीतिक मान्यताएं हैं, उनके बारे में पता चलता है। तो ये हो गया हमारा राजनीतिक सामाजिकरण।